सकता है? और क्या पुतिन के सामने अब सिर्फ दो रास्ते बचेंगे, समझौता या फिर और बड़ा युद्ध? यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन की मार से मॉस्को में आग लगी हुई है। काले धुएं से चारों तरफ तबाही का तूफान है। जापोरिजिया में रूस के मिसाइलों ने कहर बरपा दिया है। हमलों के बाद इमारतें जलने लगी और रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी। उधर जंग के बीच G7 के मंच पर रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा हो रही है। G7 के नेताओं ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। यूरोपियन यूनियन और G7 की ताकत से क्या ज़ेलेंस्की 4 साल और जंग में टिके रह पाएंगे, या पुतिन यूरोप की मदद पहुंचने से पहले ही यूरोप पर परमाणु गोला दाग देंगे? ऐसे यूरोप की मदद मिलने से पहले ही रूस ने यूक्रेन को बहुत तेजी से जलाना शुरू कर दिया है। रूस के हमले से जापोरिजिया में हर तरफ तबाही का मंजर है। सड़कों पर चारों तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के फायर फाइटर इमारतों में लगी आग को बुझाते दिखे। रेस्क्यू टीम बच्चों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते दिखी। जापोरिजिया के गवर्नर ने दावा किया कि शहर के 5 इलाकों को टारगेट किया गया, जिनमें एक रिहायशी इमारत, शॉपिंग सेंटर, एक शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचा है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने चौंकाने वाला दावा किया है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि पुतिन युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं? ज़ेलेंस्की ने क्यों कहा कि मॉस्को यूक्रेन की लंबी दूरी की ताकत महसूस कर रहा है? और इन दावों के साथ ही ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और रूस के अंदर तक हमले की जानकारी दी। यूक्रेन का दावा है कि उनकी फोर्सेस ने मॉस्को को टारगेट किया और 500 किलोमीटर दूर एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ज़ेलेंस्की ने इस ऑपरेशन के लिए यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और मिसाइल यूनिट की तारीफ की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को युद्ध के दबाव का अहम हिस्सा है। That we spoke about battlefield, we spoke about negotiations with Russians, potential negotiations with Russia. We spoke about middle strikes and long range, the situation with Russian losses, economy, and etc. Good news, first of all, that yes, Putin has to stop this war, and I have unanimity from all the leaders and EU presidents. So we had the unanimity that Russia is not winning, losing a lot of people. सवाल है कि आखिर ज़ेलेंस्की को इतना भरोसा क्यों है? आखिर वो किस ताकत के दम पर कह रहे हैं कि रूस को सरेंडर करना पड़ेगा? यूरोप की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं और G7 देशों से मिल रहे समर्थन ने कीव का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। फ्रांस में हुई बैठक के दौरान यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर कई बड़े संकेत मिले। एयर डिफेंस से लेकर लंबी दूरी की क्षमता और सैन्य सहयोग तक पश्चिमी देश बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अमेरिका और जर्मनी की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे एडवांस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। 160 किलोमीटर की रेंज में किसी भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सकता है। कीव और दूसरे शहरों की सुरक्षा में इसका सक्सेस रेट 70 से 90% रहा है। जर्मनी की IRIS-T SLM मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मनों के हमले से 360 डिग्री कवर देता है। ये क्रूज मिसाइल है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ बेहद कारगर है। नॉर्वे की NASAMS भी मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। ये एक ही समय में 72 टारगेट को ट्रैक कर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन की सुरक्षा में इसका सक्सेस रेट 90% रहा है। हाइमार्स अमेरिका की विकसित की हुई एक बेहद घातक और सटीक लंबी दूरी की रॉकेट और मिसाइल प्रणाली है। ये अपने बेहद खास तकनीक के लिए जानी जाती है, जिससे ये दुश्मन के जवाबी हमले से पहले अपनी लोकेशन बदल लेती है।
सवाल है कि क्या G7 की ढाल से कीव बच जाएगा? क्या यूरोप पुतिन के लिए नई दीवार खड़ी कर रहा है? लेकिन इसी के साथ क्रेमलिन का गुस्सा भी बढ़ रहा है। रूस पहले ही कई बार चेतावनी दे चुका है कि पश्चिमी हथियारों की सप्लाई सिर्फ युद्ध को लंबा करेगी। पुतिन के करीबी नेताओं को यहाँ तक चेतावनी दी है कि रूस अपनी सुरक्षा के खिलाफ किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए हर विकल्प खुला रखेगा। क्या जंग में पुतिन कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? क्या पुतिन यूरोप को किसी परमाणु हथियार से जवाब देंगे? रूस ने पिछले महीने ही अपनी परमाणु ताकत का ट्रेलर दिखाया है। रूस ने सबसे ताकतवर RS-28 सरमत बैलिस्टिक मिसाइल की दूसरी सफल टेस्टिंग की। इसके साथ ही जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। इसके साथ ही अचानक एक बड़ा परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें रूस ने जमीन, समुद्र और हवा में अपनी ताकत दिखाई। रूस ने इस न्यूक्लियर एक्सरसाइज को सिर्फ 72 घंटों में पूरा भी कर लिया। इसमें 64,000 सैनिक, 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर, 140 विमान, 73 युद्धपोत और 13 पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। रूस के पास एक से एक ताकतवर एटमी ताकत है। बुरेवेस्तनिक रूस की ऐसी परमाणु मिसाइल है जो असीमित मारक क्षमता के साथ रडार को चकमा दे सकती है। एक परीक्षण में इसने करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 15 घंटे तक हवा में रही। दावा है कि इसकी रेंज 10,000 से 20,000 किलोमीटर के बीच है। पोसाइडन रूस के विकसित एक परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन है। 2 मेगाटन बारूद के साथ दुश्मन के तटीय शहरों में सुनामी जैसा कहर पैदा कर सकती है। हाल में रूस ने जिस परमाणु हथियार का परीक्षण किया है उसका नाम है RS-28। सरमत है, नेटो उसे शैतान बुलाता है। इसकी रेंज 18,000 से 35,000 किलोमीटर है और ये 10 टन पेलोड के साथ टारगेट को हिट कर सकती है। फिलहाल मॉस्को में सायरन है, ज़ापोरिज़िया में धुआं है, G7 के मंच पर रणनीति है और पूरी दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं, क्या ये जंग खत्म होने की तरफ बढ़ रही है या फिर दुनिया एक ऐसे जंग में एंटर कर चुकी है जिसका अंत अभी बहुत दूर है। Us also to help more with the banking systems or with banking system of Russia and also about military sector of Russia, which also works not only in Russia. Yes, they have some representatives abroad, so we need to close it using sanctions. And also political pressure on Russia, and I think that President Trump can do it, or maybe only him. लेकिन जंग का फैसला सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं होगा। ज़ेलेंस्की अब पुतिन के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना चाहते हैं, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का मोर्चा। यही वजह है कि G7 के मंच से ज़ेलेंस्की ने रूस के बैंकिंग सिस्टम और मिलिट्री सप्लाई चेन पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप मिलकर ऐसा दबाव बनाएंगे जिससे क्रेमलिन को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़े। क्या ट्रंप बनेंगे जंग रोकने के सबसे बड़े खिलाड़ी? क्या रूस की अर्थव्यवस्था पर होगा नया हमला? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ प्रतिबंधों से पुतिन झुक जाएंगे? क्योंकि पिछले 4 साल में रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी युद्ध मशीन को चालू रखा है। एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों के साथ बढ़ते व्यापार और वैकल्पिक रास्तों ने मॉस्को को पूरी तरह टूटने नहीं दिया है। ऐसे में आर्थिक जंग भी उतनी ही अहम हो चुकी है जितनी मिसाइलों और टैंकों की लड़ाई। क्या प्रतिबंधों से टूटेगा क्रेमलिन या पुतिन के पास है लंबी जंग का ब्लूप्रिंट? इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ मॉस्को या कीव पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन, ब्रसेल्स और बीजिंग पर भी टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले महीनों में इन राजधानियों से लिया गया हर फैसला यूरोप की इस जंग की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल बंदूकें गरज रही हैं, प्रतिबंधों की तलवारें भी तेज हो रही हैं और दुनिया इंतजार कर रही है क्या 2026 शांति का साल बनेगा या फिर इतिहास इसे उस दौर के रूप में याद करेगा जब दुनिया एक और लंबे टकराव की तरफ बढ़ रही थी।